हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री का यूनिट नंबर 2, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, इसका यूनिट नंबर 2 है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे धन की निकासी, आधुनिक उद्योग और औद्योगिकरण, भारतीय पूंजीवादी वर्ग के बारे में। 3 टॉपिक है आपके इसमें सेकेंड यूनिट में। ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अंग्रेजों ने यहाँ से जो धन की निकासी की, मतलब यहाँ से जो लेके चले गए धन, ठीक है। उसके बाद भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ, उसके बाद भारत में पूंजीवादी वर्ग कैसे उभरे, ठीक है। ये सब चीज़ हम तीनों टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। पहला टॉपिक हम कवर करेंगे जो है धन की निकासी। धन की निकासी का सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अवैध रूप से धन की लूट को दर्शाता है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के रूप में देखा जा सकता है कि कैसे वो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे लोगों ने शासन किया, यहाँ से किसी न किसी रूप में, चाहे वो कर हुआ, टैक्स हुआ, ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ के धन को वो ब्रिटेन लेके गए यहाँ से, मतलब, ठीक है। ओके, धन की निकासी का अर्थ क्या होता है। धन की निकासी का अर्थ उस आर्थिक संपत्ति से जो भारत से ब्रिटेन को हस्तांतरित की जाती थी, लेकिन बदले में भारत को कोई आर्थिक या औद्योगिक लाभ नहीं मिलता था। मतलब वो लोग चाहे यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधा भी बना रहे थे, मतलब उद्योग स्थापित कर देना या फिर कुछ भी करना, तो उसका लाभ वो लोग खुद ही ले रहे थे, ठीक। भारत के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा था। धन की निकासी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से। प्रशासनिक और सैन्य खर्च था। भारत के राजस्व का एक बड़ा भाग ब्रिटिश प्रशासन की सेना पर खर्च होता था, जिससे भारत का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता था, ठीक है। असमान व्यापार नीति थी। भारतीय कच्चा माल कपास, जूट, नील, मसाले, चाय इत्यादि सस्ते दामों में खरीदा जाता था और इंग्लैंड ले जाके उसको बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ से कच्चा माल ले गए और बना के ले आए, उसे क्या करते थे, ऊंची कीमतों पर भारत में ही बेचा जाता था। मतलब यहाँ से सामान भी ले गए, उसको बनाया और उसको ला के यहाँ पे दुगने दामों पर बेच दिया, ठीक है। कर और राजस्व प्रणाली थी, जो टैक्स वगैरह वो लेते थे। ब्रिटिश सरकार भारतीय राजस्व और जमींदारों से जबरन कर वसूलती थी, जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल होता था। भारी करों के कारण भारतीय किसान गरीब और कर्ज में डूब गए थे। मतलब वो उन बेचारों को कर भरना ही पड़ता था, टैक्स भरना ही पड़ता था, चाहे उनकी खेती हो चाहे ना हो, चाहे बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी खेती नहीं हुई, चाहे उन्हें भारी नुकसान हुआ हो, फिर भी क्या होगा, उन्हें टैक्स वसूलना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन जो थी वो छीन ली जाती थी उनसे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, टेलीग्राफ, बंदरगाह पर ब्रिटिश नियंत्रण था। रेलवे निर्माण के लिए पूंजी भी ब्रिटेन से आई और इससे होने वाला लाभ भी क्या हुआ, ब्रिटेन को ही चला गया। मतलब उन्होंने ये जो सुविधाएं बनाई, ठीक है, निर्माण तो किए, पर किसके लिए किए, खुद के लिए किए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए किए। यहाँ से जो भी फ़ायदा हुआ वो लेके वो चले गए यहाँ से। धन की निकासी के प्रभाव क्या हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें थीं उसका विनाश हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो गई, ठीक है। गरीब और बेरोजगारी बढ़ गई। ब्रिटेन की समृद्धि और भारत की गरीबी हो गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा मिली कि लोग जागरूक हुए इस चीज़ों को देख के। दादा भाई नौरोजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय का योगदान क्या था, राष्ट्रवादियों का। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस युद्ध को उठाया और ब्रिटिश संसद में भी इस पर बहस की। आर.सी. दत्त और महादेवी गोविंद रानादे जैसे कई नेताओं ने धन की निकासी के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि लोगों को मतलब ध्यान देना चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं, है ना। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, आवाज़ें उठाई। उसके बाद है औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश या क्षेत्र पर पारंपरिक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित होती है, ठीक है। पारंपरिक मतलब कृषि प्रधान जो होते हैं वो कैसे कंपनियों की तरफ, ठीक है, इंडस्ट्रीज की तरफ जाते हैं वो लोग। मशीन, फैक्ट्री, तकनीकी नवाचार के उपयोगों के माध्यम से होता है। आधुनिक उद्योग की परिभाषा है, आधुनिक उद्योग वो उद्योग है जो मशीन, तकनीकी उपकरण और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके बड़े पैमानों पर उत्पादन करते हैं। आधुनिक उद्योग के प्रमुख विशेषता है बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनीकरण, तकनीकी नवाचार, कुशल श्रम विभाजन और बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत।
औद्योगिकरण की प्रक्रिया और उसका विकास कैसे हुआ। पारंपरिक औद्योगिकरण 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था। औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से हुई, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता था। ठीक है। आधुनिक औद्योगिकरण 20वीं और 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI के प्रयोग से उद्योगों में क्रांतिकारी का परिवर्तन हुआ। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण उद्योगों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। आधुनिक उद्योग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारी उद्योग है, जिसमें इस्पात और लोहा उद्योग जैसे टाटा स्टील, सेल वगैरह है ना। उसके बाद खनन उद्योग हो गया, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ब्रोक्साइड आदि। मशीनरी है, उपकरण निर्माण, ठीक है, जो मशीनों से बनाए जाते हैं। हल्के उद्योग में कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आ गए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और उपभोक्ता वस्तुएं भी हो गई, जैसे मोबाइल, टीवी, घरेलू उपकरण। ठीक है। औद्योगिकरण के लाभ क्या क्या हुए। आर्थिक लाभ ये हुए कि रोजगार के अवसर मिले यहाँ पे लोगों को, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि हुई। ठीक है। और सामाजिक लाभ क्या हुआ। शिक्षा और कौशल में विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, सामाजिक गतिशीलता हुई। और औद्योगिकरण की कुछ चुनौतियां भी मिली। और वो चुनौतियां कैसे थी। पर्यावरण चुनौतियां, कि मतलब जब फैक्ट्री वगैरह बनने लग गई, ज़्यादा काम होने लगा, तो क्या हुआ, उसमें वायु और जल प्रदूषण हो गया। ठीक है। जो वातावरण था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। ठीक, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलने लगा। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा हो गई, शहरी भीड़ बढ़ गई, औद्योगिक शहरों में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ गई, लोग काम के लिए, रोजगार के लिए क्या हुए, शहरों की तरफ जाने लग गए। उसके बाद है भारतीय पूंजीवादी वर्ग। ये वर्ग उन व्यवसायी औद्योगिकरण घरानों का है, व्यापारियों का समूह है, जो पूंजी का निवेश करके औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, यानी कि अपना बिजनेस करते हैं ना। पूंजीपति वर्ग की परिभाषा। पूंजीपति वर्ग उन व्यक्ति और संगठनों का समूह होता है जो पूंजी और संसाधनों का उपयोग उत्पादन, व्यापार और वित्तीय गतिविधियों के लिए करते हैं। ये वर्ग मुख्य रूप से व्यापार, उद्योग, बैंकिंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। मतलब किसी भी टाइप का बिजनेस होता है वो, है ना। भारतीय पूंजीपति के प्रमुख वर्ग हैं औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करना, बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापारों की भागीदारी, राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां। ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, कंपटीशन भी होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पूंजीवादी वर्ग का उदय। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापारिक और उद्योगपति को सीमित अवसर दिए, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुछ भारतीय पूंजीपति वर्ग विकसित होने लगे। मतलब वो सक्सेस हो गए अपने बिजनेस में, है ना। तो उनका बिजनेस क्या हुआ, आगे बढ़ गया। पारंपरिक पूंजीपति वर्ग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय व्यापारी ने पहले सूती वस्त्र, जूट और अन्य कच्चे मालों के व्यापार में भाग लिया। ठीक है। उसके बाद क्या, वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले गए। प्रमुख भारतीय पूंजीपति 19वीं और 20वीं शताब्दी में जमशेदजी टाटा। ठीक है। टाटा संस्थापक के, जिन्होंने इस्पात, कपड़ा और बिजली उद्योगों में अपना योगदान दिया। GD बिरला, ठीक है, जिन्होंने कपड़ा, सीमेंट और वित्तीय क्षेत्रों में निवेश किया। उसके बाद आता है वालचंद हीराचंद। उन्होंने जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में योगदान दिया। धीरज लाल साराभाई पटेल, कपड़ा उद्योग और रसायन क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। भारतीय पूंजीवादी वर्ग और स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका योगदान रहा। योगदान ऐसे रहा कि उन्होंने क्या किया, टाटा, बिरला और अन्य उद्योगपतियों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, अपने ही देश में बनने वाली चीज़ों को हम उपयोग करेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पूंजीवादी वर्ग का विकास हुआ। 1947 से 1951 तक समाजवादी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा जो था वो बन गया था, जिसमें क्या होता, सरकार का नियंत्रण हो रहा था, लाइसेंस का राज हो गया था, जिसके पास लाइसेंस होगा वही काम कर पा रहा था। ठीक है। 1951 के बाद आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण आ गया। ठीक। भारतीय पूंजीवादी वर्ग के योगदान क्या रहे। रोजगार का सृजन बढ़ा, बड़ी कंपनियों ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया। रोजगार बढ़ा, बड़ी कंपनियों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया था। ठीक है, सेम चीज हो गई दो बार। सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR, टाटा, विप्रो और कंपनियां शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर रही थी। ठीक है।
समाज को भी इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। तो ये आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड थैंक यू।